छोटी बहू ने की जेठ से शादी। अरे बिजली की समस्या और कब तक चलती रहेगी मुखिया जी? कुछ लोग आने वाले हैं, वो बिजली के प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ आएंगे और उसके बाद हमारे गांव में बिजली की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतने समय से तो हम यही सुन रहे हैं मुखिया जी, आखिर ये बिजली की समस्या कब खत्म होगी? तभी गांव की पंचायत के बीचों बीच शहर की एक जिप्सी आती है, जिसके अंदर से अनुराग निकलकर बाहर आता है। आप लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिजली का प्रोजेक्ट बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और उसे मैं करूंगा पूरा। बस मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसे इस गांव का चप्पा चप्पा पता हो। अरे ये काम तो झुमरी बहुत अच्छा कर सकती है। झुमरी, क्या तुम अनुराग साहब की मदद करोगी? हाँ हाँ मुखिया साहब, क्यों नहीं। इस शुभ काम में मैं अपना पैर पीछे कैसे कर सकती हूँ। झुमरी अनुराग के साथ जिप्सी में बैठती है। झुमरी बहुत चुलबुली थी और काफी मिलनसार थी। उसकी चुलबुली बातें सुनकर अनुराग उस पर दिल हार जाता है, तो वहीं झुमरी को भी अनुराग बहुत पसंद आता है। तो एक दिन उसके साथ काम करते करते अनुराग झुमरी से कहता है, झुमरी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब से तुम मेरे साथ काम करने लगी हो मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनुराग जी, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है। आप कहाँ शहर के बाबूजी और मैं कहाँ गाँव की गवार। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अगर तुम एक हाँ बोल दो तो मैं तुमसे आज ही शादी कर लूं। झुमरी अनुराग को हाँ कर देती है, जिसके बाद अनुराग उससे शादी करके बिजली के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके गांव वालों को 24 घंटे की बिजली देता है और उसके बाद झुमरी को उसके माँ बाप की इजाजत के साथ शादी करके अपने साथ शहर में अपने घर पर ले आता है। ये कैसी जिद है? कौन है ये लड़की? ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। तू इसे जहाँ से लेकर आया इसे वहीं छोड़ कर आ। नहीं माँ, मैं झुमरी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। माँ जी, हमें स्वीकार कर लीजिए। हम आपकी आज्ञाकारी बहू बनकर रहेंगे और आपकी कोई भी बात का निरादर नहीं करेंगे। यहाँ मालिनी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं घर की बड़ी बहू श्वेता अपने देवर से कहती है, देवर जी, इतनी भी क्या जल्दी थी शादी करने की? एक बार हमें बता तो देते। अनुराग, तू मेरा छोटा भाई है, लेकिन तुझे माँ के बारे में सोचना चाहिए। देखा, तूने माँ को नाराज कर दिया। प्रवेश के समय तो झुमरी से कोई ढंग से बात तक नहीं करता, जिसके बाद अनुराग उसे अपने कमरे में ले जाता है। अब झुमरी अपने ससुराल में रहने लगी। वो अपने प्यारे बर्ताव के साथ अपनी सास और जेठानी के दिल में जगह बनाने लगती है। उन्हें उनकी पसंद का खाना खिलाती है। सबको झुमरी के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है। इसी के चलते रंजीत और श्वेता उसे अपना लेते हैं। एक दिन मालिनी श्वेता को अपने कमरे में बहुत डांट रही होती है। शादी के बाद 4 साल कम नहीं होते हैं। देखो श्वेता, तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक संतान नहीं हुई। क्या तुम बिल्कुल ही बांझ हो या मुझसे कुछ छुपा रही हो? आखिर कब मिलेगा इस घर को एक वारिस? माँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? ये मेरे हाथ में तो नहीं। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं बच्चा प्लानिंग करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने बेटे की किसी और औरत से शादी करवानी पड़ जाए। ये सब झुमरी दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन लेती है। उसके हाथ में दूध का ग्लास होता है। वह अपने कमरे में आती है और अपनी सास को दूध का ग्लास देकर कहती है, माँ जी, तो क्या हो गया? हमारी जेठानी जी को बच्चे नहीं हो पाया? अरे हम आपको पोता देंगे, और फिर बच्चे होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब होंगे हो जाएंगे। झुमरी इस तरह आकर बात को पलट देती है और अपनी जेठानी को सास से बचाकर ले आती है। झुमरी, तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो, बहुत अच्छी हो। कोई नहीं जेठानी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जानने के बाद कि उसकी जेठानी एक बांझ औरत है, झुमरी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। देखिए, आपके पति कार से मीटिंग के लिए जा रहे थे। अब वह कार खाई में गिर गई है और आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी डेड बॉडी अस्पताल में है, आकर ले जाइए। ये सुनते ही झुमरी के हाथ से फोन गिर जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वो इस बारे में घर के अंदर सबको बताती है। घर के सभी लोग अस्पताल में जब अनुराग की डेड बॉडी देखते हैं तो सभी रोने लगते हैं। फिर अनुराग का अंतिम संस्कार कर सब लोग घर आते हैं, तो घर आते ही मालिनी इस सब का जिम्मेदार बेचारी विधवा झुमरी को ही ठहरा देती है। मैं तो जानती ही थी कि इसके कदम इस घर में शुभ नहीं है। ये सब इसी लड़की की वजह से हुआ है। इसे इस घर से निकाल दो। अब ये लड़की इस घर में हमारे साथ नहीं रहेगी। माँ जी, अपने आप को संभालिए। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर झुमरी वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर झुमरी का चेकअप करने के बाद कहते हैं, मुबारक हो, आपकी छोटी बहू गर्भवती है।
ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जब झुमरी को होश आता है और उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है तो वह अपनी सास से कहती है, माँ जी हम अपने गांव वापस जा रहे हैं, आप सब अपना ख्याल रखना। तभी मालिनी उसे रोक लेती है। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारी कोख में मेरे बेटे की निशानी है, उसे लेकर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अब तुम हमारे साथ ही रहोगी, लेकिन एक शर्त पर कि तुम्हें अपने ही जेठ से शादी करनी होगी। ये सुनते ही बेचारी झुमरी घबरा जाती है और रोते हुए अपनी सास से कहती है, आप क्या बोल रही हो माँ जी? जेठ जी से मैं शादी नहीं कर सकती। मेरे पति और आपके बेटे को मरे हुए एक दिन तक नहीं हुआ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? माँ, क्या आपकी सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो गई है? मैं झुमरी से कभी शादी नहीं कर सकता। देख बेटा, संतान का सुख तुझे तेरी पत्नी से तो नहीं मिलेगा, इसीलिए तू छोटी बहू से शादी करके उसके बच्चे का बाप बन जा। और छोटी बहू तुम खुद सोचो, अकेले कैसे पालोगी बच्चे को? इसे एक बाप का नाम तो चाहिए ही होगा, नहीं तो समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। मालिनी अपनी बातों में अपने बड़े बेटे और अपनी छोटी बहू को फंसा लेती है, जिसके चलते वह उन दोनों की शादी कर देती है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में बेचारी श्वेता को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह सदमे में चली जाती है। मैडम, बड़ी बहू ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वो दरवाजा नहीं खोल रही। घर के सभी लोग भागते हुए श्वेता के कमरे के बाहर जाते हैं, जहां उन्हें कमरे के अंदर से टूटने फूटने की आवाज आती है। श्वेता चीख चीख कर सामान तोड़ते हुए कहती है, मेरा पति सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं हो सकता। मेरा पति सिर्फ मेरा और किसी का नहीं हो सकता। ये सब देखकर राजीव कमरे का दरवाजा तोड़ता और किसी तरह अपनी पत्नी श्वेता को संभालता है, जिसके बाद श्वेता के लिए वो एक स्पेशल नर्स को देखरेख के लिए बुला लेता है और खुद झुमरी की देखरेख करता है। झुमरी, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए जूस और ये फ्रूट्स लेकर आया हूँ। ये सब खाने के बाद अपनी दवाई समय से खा लेना। इस प्रकार राजीव उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखता है, यहाँ तक कि वह उसे कभी कभी खुश करने के लिए अपने साथ बाहर घुमाने कार में ले जाता है। ये सब देखकर श्वेता और भी ज्यादा सदमे में चली जाती है। वह खाना पीना भी छोड़ देती है और घर में किसी से बात तक नहीं करती। श्वेता, ये लो, खाना खा लो, कब तक भूखी रहोगी? देखो, तुम इस तरह अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। मेरे पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। एक बार उस आने वाले बच्चे के बारे में सोचो, जो इस दुनिया में आया भी नहीं है कि उसके सर से उसके बाप का साया उतर गया है। राजीव ऐसा कहकर अपनी पत्नी को सीने से लगाता है। श्वेता भी उस आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर खाना खा लेती है। राजीव अब श्वेता और झुमरी दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और इसी दौरान श्वेता की हालत ठीक हो जाती है और वह भी झुमरी का अच्छे से ख्याल रखती है। 9 महीने बाद अस्पताल में झुमरी एक बहुत सुंदर और प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सब लोग बच्चे को देखने उसके पास आते हैं। जेठानी जी, ये लीजिए, ये बच्चा मेरा नहीं आपका है, इस पर आपका हक है। और हाँ, जेठ जी भी आपके ही हैं। मेरा फर्ज इस बच्चे को जन्म देना था, आप ही इसकी असली माँ हो। अपने बच्चे को जन्म देने के बाद झुमरी अपनी जेठानी को सौंप देती है और अपने जेठ को डाइवोर्स देकर वहां से चली जाती है, जहां झुमरी के त्याग से उस परिवार को एक संतान मिल जाती है और श्वेता अपने पति और अपने ससुराल में बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं झुमरी अपने पैरों पर खड़ी होने, अपना अस्तित्व बनाने निकल पड़ती है। छोटी मोटी नौकरी करके वो पढ़ती है और एक बड़ी बिजनेस वुमेन बनकर अपनी एक अलग पहचान बनाती है।